संभवतः 85 के आसपास है। कुल मिलाकर 3647 चौपाइयाँ हैं तीनों ग्रंथों में, और इन तीनों ग्रंथों का अवतरण अनूपसर में होता है उत्तर प्रदेश में, जो बुलंदशहर जिले के पास के अंदर पड़ता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में कुछ कीर्तन उतरे थे, सबको जोड़ा जाए तो लगभग 3700 चौपाइयाँ उत्तर प्रदेश में उतरी। ये एक संयोग कहा जाएगा कि ब्रज की लीला उत्तर प्रदेश में अवतरित हुई, रास को युग माया में हुई, किंतु जागनी लीला का महत्वपूर्ण जो पड़ाव है कि 18,758 चौपाइयों में 3700 के लगभग चौपाइयाँ उत्तर प्रदेश में अवतरित होती है। और हरिद्वार के अंदर ही श्री महामती जी को विजयानंद बुद्ध निष्करण स्वरूप में सबने पहचाना। भारत की धरती धर्म धरा रही है, किंतु उत्तर प्रदेश की कुछ विशेषता है। वैसे तो हर प्रांत में कुछ कमी कुछ अधिकता होती है, हर जगह कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि दरिद्रता कहीं एक अभिशाप का रूप लेती है। कहावत कही जाती है कि गरीब की पत्नी पूरे गांव की भाभी लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ दुर्योग ऐसा रहा कि आक्रांताओं से इसका सामना करना पड़ा ज़्यादा। पंजाब हरियाणा ने बहुत झेला है, लेकिन आक्रांता जब उत्तर प्रदेश में बस गए तो आसन मार करके बैठ गए। मुगलों का यहाँ ज़्यादा राज्य रहा। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ की जनता की जनसंख्या तो बढ़ती रही, लेकिन वैसे विकास कार्य नहीं हुए, और अंग्रेजी शासन के पश्चाताप जब भ्रष्टाचार बढ़ा तो आर्थिक विपन्नता ने उत्तर प्रदेश को शर्मिंदगी में रहने के लिए विवश किया। कई बार मैं ट्रेन से गुजरता था, सुंदर साहब भी आपस में बात करते थे तो उत्तर प्रदेश का नाम आते ही व्यंग और हंसी सुनना पड़ता था, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों का शासन ऐसा दुष्प्रभाव डाला कि उत्तर प्रदेश का नाम बदनामी में बहुत आगे हो गया। जब गुजरात हम जाते थे तो वहाँ की अच्छी सड़कें दिखती थी, जब उत्तर प्रदेश में आते ही पता चल जाता था कि हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए। सड़कें सबसे गंदी थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का भविष्य चमक रहा है कि यहाँ का शासन एक आदर्श बन गया है। कहीं अपराधियों का नाम निशान बहुत नाम मात्र को देखने में मिल रहा है। और शिष्ट के प्रारंभ से देखा जाए तो विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, भारद्वाज हो, सभी ऋषियों की कार्यस्थली रही है। इसी सीतापुर जिले में नैमिषारण्य है, जहाँ 72,000 ऋषि मुनियों ने बैठ कर के अपना सत्र चलाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए और लंबे समय तक कथा चलती रही, ज्ञान चर्चा चलती रही। आज भी देखेंगे तो जगह जगह ज्ञान चर्चा का प्रभाव रहा है। एक बड़ी बात, देश का कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य आते हैं तो यूपी की कसौटी से खरा सिद्ध होना पड़ता है। वाराणसी का जो क्षेत्र है विद्वानों का गढ़ रहा है, संस्कृत के विद्वानों का। शंकराचार्य आएंगे तो बिना यूपी को जीते, काशी को जीते कोई विद्वान देश में नहीं माने जाते। गौतम बुद्ध आते हैं तो उनका भी उपदेश पहले सारनाथ में होता है। विवेकानंद भी आते हैं तो उनकी भी परीक्षा स्थली यूपी सिद्ध होती है। यूपी के जो पर्वतीय भाग है, जो आज उत्तराखंड में परिवर्तित हो गया है, चाहे शंकराचार्य हो, शंकराचार्य का अंतिम समय कहाँ गुजरा? केदारनाथ। विवेकानंद भी गए थे तो हिमालय में उन्होंने भी साधना की। और तो और दयानंद की भी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश ही रहा, भले ही जन्म उनका गुजरात में हुआ हो चुका। जिन्होंने देश को दिशा दी है उनको किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़े। मैंने अभी आपका को कहा कि ब्रज रास और जागनी लीला को देखा जाए तो ब्रज लीला पूरी की पूरी 11 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में आर्थिक विपन्नता, भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश का नाम सबसे बदनाम प्रांतों में हो गया। अब ये बदनामी के बादल छटने लगे हैं, तो सुंदर साहब के मन में जिज्ञासा थी कि मैं
यूपी में भी कुछ कार्य होना चाहिए। चौहान जी का बहुत आग्रह था 2 साल पहले, तो मैंने तो मना कर दिया था कि अभी मेरे पास समय नहीं है। यदि आपकी ज़्यादा इच्छा है तो 1 वर्ष के लिए तैयारी कीजिए। तो पिछले वर्ष कार्यक्रम नहीं रखा जा सका था। योजना बनाई गई कि जहाँ जहाँ मांग होगी वहाँ वहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। अभी तक प्रवीण जी ने बताया कि 40 के लगभग स्थानों से मांग आ चुकी है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम किया जाए। तो सुंदर सर जी, एक बात ध्यान रखिए, किसी तरह की अफवाह में न पड़िए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि 4 लाख रुपये जमा करो। हमारे साथ कम से कम 3 या 4 गाड़ियाँ रहेंगी। 3-4 गाड़ियों में 15 या 20 सुंदर साथ रहेंगे। प्रचारकों की, ये विद्वानों की एक टीम होगी, 4 के लगभग प्रचारक कम से कम होंगे, 3-4 गायक होंगे, और रिकॉर्डिंग करने वालों की टीम अलग होगी, और जो स्वयंसेवक होंगे जो स्टॉल लगाएंगे या नाम लिखेंगे और जो कुछ होंगे, सब मिलकर 3-4 गाड़ियों में, 3-4 कारों में जो कुछ हो सकता है, 3 तो कारें होंगी अनुमानतः कम से कम, और एक जो सामान लेने के लिए गाड़ी होगी। इन गाड़ियों में जो भी होगा खर्च होगा, और जितने सुंदर साथ रहेंगे आप मुझे ठहरने की व्यवस्था कर दीजिए, खाने पिलाने की व्यवस्था कर दीजिए। ज्ञानपीठ की तरफ से कोई मांग नहीं है कि इतना रुपये सेवा कीजिए। ज्ञानपीठ का कोई भी विद्वान कहीं बाहर जाता है तो ये नहीं कहता है कि हमें इतनी सेवा चाहिए। जिस सुंदर साथ की जो श्रद्धा होती है चुपचाप उसकी रसीद दे दी जाती है। हाँ, क्योंकि जमीन के अभी जो खरीदी गई है कुछ देनदारी है, तो इसलिए इस बार मैं यही चाहूँगा कि सुंदर साथ रसीद न लें, या जो भी है उसकी सेवा अपनी करें, अपनी श्रद्धा से करें। ये जरूर कर सकता हूँ कि जितनी सामर्थ्य हो अधिक से अधिक करें, क्योंकि वह राशि विश्वविद्यालय के निर्माण में आगे काम करेगी। लेकिन हमारी तरफ से कोई फरमाइश नहीं है कि इतनी सेवा मिलेगी तभी आएंगे। जहाँ आवश्यक होगा, जहाँ कोई भी सेवा नहीं मिलेगी, वहाँ भी ज्ञानपीठ यही प्रयास करेगा कि हम अपना शिविर लगाएं, ज्ञान फैलाएं, पूरे यूपी में जागृति फैले। 25 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश देश की सबसे जनसंख्या का प्रदेश है, लेकिन और यहाँ जहाँ 3600 से अधिक 3700 के लगभग चौपाइयाँ उतरी हैं, वहाँ ज्ञान का प्रकाश बहुत कम अब है। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, लेकिन मैं पन्ना जी में जाता हूँ, वहाँ पूरी यूपी से जो सुंदर साथ आते हैं टीम बनाकर इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब सुंदर साथ बातें करते हैं कि यूपी वालों को कुछ नहीं आता, ये बात तो सही है। उत्तर प्रदेश में गुरुडम इतना फैला हुआ है कि वो महाराज लोग अपने अपने शिष्यों को लेकर पन्ना जी में घूमते रहेंगे, कहीं चर्चा नहीं सुनने देंगे। और वे जो सुंदर साथ होते हैं भोले भाले इधर से उधर भटकते रहते हैं, बेचारों को ज्ञान नहीं मिला है। गुजरात तो खड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना दीपक के नीचे अंधेरा। ज्ञानपीठ उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी में तो कहीं कहीं ज्ञान का प्रचार है, पूरी यूपी में अभी भी अंधेरा है, क्योंकि सांप्रदायिक कट्टरता, गुरुडम कि हम अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की चर्चा नहीं सुनेंगे, इससे अभी यूपी में जागने का कार्य काफ़ी पिछड़े स्तर पर है, विशेषकर मध्य उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ज्ञानपीठ के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जागृति आ गई है, लेकिन इस जागृति को पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से ये जागरण यात्रा रखी गई है। मैं आग्रह करूंगा कि जो जो सुंदर साथ अपने यहाँ कार्यक्रम करवाना चाहते हैं ये नाम लिखाएं अपना। 18 अक्टूबर से जागरण यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पहला जो कार्यक्रम होगा शेरपुर के अंदर होगा। अब आश्रम में तो हम दर्शन करने जाएंगे, देखेंगे वहाँ की क्या व्यवस्था है। आश्रम में यदि करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो शेरपुर गांव में किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा। और पश्चिमी यूपी को पार करने के पश्चात जो यूपी से सटे हुए जो भी प्रांत हैं, जैसे दिल्ली में भी कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे, कुछ निकटवर्ती हरियाणा के इलाकों में कार्यक्रम किए जाएंगे, उत्तराखंड से भी यदि संभवतः मांग होती है तो वहाँ भी कार्यक्रम किए जाएंगे आसपास के निकटवर्ती कुछ किलोमीटर के एरिया में।
अर्थात उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर के अंदर कोई भी कार्यक्रम कोई करवाना चाहेगा तो उसके लिए भी छूट दी जाएगी, लेकिन दूसरे प्रांत में ज़्यादा अंदर तक हम नहीं जा सकेंगे। और ये जितने कार्यक्रम होंगे बस आप अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, क्योंकि 18 अक्टूबर से इसलिए रखा गया है कि दिसंबर में यहाँ कड़ाके की ठंडक पड़ने लगती है। यदि 60 शिविर हो, 60 जगह का कार्यक्रम होता है तो समझिए कि 18 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और दिसंबर में यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। गुजरात में तो जहाँ गर्मी चलती थी, यहाँ दिसंबर में तो 0 तक का टेम्परेचर भी कहीं कहीं झेलने को मिलेगा, 1-2 का टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसी अवस्था में सुंदर साथ के लिए कंबल और रजाइयों की व्यवस्था करना काफ़ी कष्टकारी हो जाएगा। जैसी परिस्थिति होगी आप अपना नाम दिखाइए। ठंडक अधिक होगी तो बाद में कुछ किया जाएगा, लेकिन 2 महीने का कार्यक्रम तो लगातार चल सकता है। अभी 40 है, 20 कार्यक्रम अभी और आ सकते हैं, और ज़्यादा आएंगे तो देखेंगे। यदि सुंदर साथ तैयार होंगे तो लगातार करेंगे या फरवरी के बाद किए जाएंगे, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में ठंडी जलवायु रहती है। गुजरात में तो फरवरी में गर्मी शुरू हो गई थी और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक 15 दिसंबर से लगने लगा कि अब कुछ ठंडक होगी। दिसंबर में थोड़ी सी ठंडक का आभास हुआ था गुजरात में, अन्यथा पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ गर्मी गर्मी बरस रही है। तो इसी जलवायु को ध्यान में रखकर हम एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। जो सुंदर साथ अपने गांव में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं अपना नाम लिखवा दें और उसके लिए तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें। गुजरात में व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक गांव में गांव में सुंदर साथ की समितियां बनी हुई है। 5 गांव मिलकर आसानी से एक कार्यक्रम कर लेते हैं। अभी यूपी में वैसा संगठन नहीं है और वैसी परंपरा भी नहीं है। गुजरात में दाहोद जिला सबसे अधिक जागरूक है। वहाँ तो 3 भाइयों ने भी मिलकर के पूरा कार्यक्रम कर लिया था। तो वैसी भावना उत्तर प्रदेश में भी पैदा हो, ऐसी मैं शुभकामना करूँगा। और उत्तर प्रदेश के सुंदर साथ को ही कुछ त्याग करके दिखाना होगा कि हम भी जागने के कार्य में कदम से कदम बढ़ाकर चलने के लिए तैयार हैं।